हम लोग बात करेंगे आज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की, जो कि नीट और आईआईटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें बताया गया है एरोमेटिक में जो कंपाउंड हल्की हल्की मीठी मीठी महक देते हैं। स्टार्टिंग में उन लोगों को हमने कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोला था, और इसी कॉन्सेप्ट को आपने बोला एरोमेटिसिटी। बट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हकन, उन्होंने एक रूल पास किया जो कि क्लास 11th के स्कूल में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक रिंग में मूव करने चाहिए और प्लेनर होगा, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों हो सकता है। अगर वो 4n+2 पाई को फॉलो करेगा तो बोलेंगे कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और अगर वो 4n पाई को फॉलो करेगा तो वो बोलेंगे एंटी एरोमेटिक होगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट रिंग में मूव करने चाहिए। इसका अंदर कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, और वो कंपाउंड जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक किसी को भी फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर नॉन एरोमेटिक। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना चाहें, जब कभी भी आपको sp3 दिख जाए तब आप बोलेंगे कि वो कंपाउंड तो नॉन एरोमेटिक तुरंत बन जाएगा, तो कोई ज्यादा दिमाग तब लगाने की जरूरत नहीं है। हमें ये भी बोला गया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बोलेंगे सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और सबसे बेकार जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। मतलब दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो बीच में जो आएगा उसका नाम हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इस क्वेश्चन में नॉर्मली हम लोग को बोला गया है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर में आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले उन्होंने समझाने के लिए बोला कि आपके पास एक 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना हुआ है। हमें पता है कि अगर आप एक कंपाउंड बनाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, और जो भी 4 वैलेंसी होती है उसको हाइड्रोजन कवर करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ आगे चलने से पहले ही कि यहाँ पर हाइड्रोजन आपका बन गया sp3, और sp3 बनते ही कंपाउंड क्या बन जाएगा, बोलूंगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये तो शॉर्टकट बना हुआ था। अब ये एज्यूम कीजिएगा कि यहां से H निकल जाता है। अगर यहां से H निकल गया तब आप क्या बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, बोलेंगे कार्बन को, जो रेड कलर से बना हुआ है। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। चेक कीजिएगा, बॉन्ड को मैं कलर पेन से बना देता हूं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला है कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। और एज इट इज जिसको हम एच को नहीं लिखते हैं अभी के लिए, हम एच यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये आपका एच बना हुआ है। अब सोचिएगा, क्या जो आपके पास लोन पेयर है, क्या ये पाई बनाने की ट्राई कर सकता है? अगर ये पाई बनाने की ट्राई करता है तो कोई पाई बॉन्ड टूटकर वापस आएगा और वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजोनेंस जिसको आप बोलते हैं उसमें कभी भी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते। तो आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया और आपने लोन पेयर की बात मानते हुए उससे पाई बनाया, और पाई को तोड़ने के बाद आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। बाकी जो हाइड्रोजन थे उन्होंने चूंकि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है तो उनमें कोई भी चीज नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पाई बना सकते हैं, तो बोलेंगे देखिएगा इस टाइम पर 2 इलेक्ट्रॉन ने तो पाई ऑलरेडी बनाया हुआ है, और नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक मेरा और एक किसी से मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं, बोलेंगे 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप क्या कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कंपाउंड क्या बन गया आपका, बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। सिमिलरली अगर मैं सेम लॉजिक दोबारा से लगाता हूं और बोलता हूं कि यहां पर आपने 3 बॉन्ड बनाए और आपने यहां पर लगा दिया पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इस पाई को खींचने की ट्राई करेगा। और अगर ये पाई अपनी तरफ खींचने की ट्राई करता है तो कुछ टाइम के बाद जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। सोचिएगा, अगर आपसे पूछा जाए रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहे हैं वो केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, और 2 पाई का मतलब हुआ 4n/2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पर n की वैल्यू
आ गई है आपकी 0, इसीलिए इस कंपाउंड को बोला जाएगा एरोमेटिक। और हमें बार बार क्लास में याद रखना है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बोलेंगे एरोमेटिक। नेचर ने बताया कि वो स्टेबल होता है। तो आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन तैयार हो गए एक पर्टिकुलर 3 मेंबर रिंग। और आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते आपको कहा गया 4 मेंबरिंग की बात करें। तो आपने ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया और इसको 3 बार आपने कॉपी कर लिया। हमने कहा ठीक है, अगर आप कॉपी करते हैं, जितने भी आपके क्लास के नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, जहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। पहले कंपाउंड से पूछा गया कि पहला कंपाउंड क्या बना हुआ है, तो बोलेंगे कि यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया sp3, और sp3 बनते ही बन गया नॉन एरोमेटिक। अगर मैं अगले कंपाउंड पर नेगेटिव और नेगेटिव लगाता हूं, तो नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका कहीं से उसने परचेज किया होगा या कहीं से कैप्चर किया होगा। ध्यान से अगर देखते हैं तो क्या आपको एक फीलिंग आ रही है कि ये रेजोनेंस कर सकता है? अगर रेजोनेंस उनमें नहीं आया तो देखते हैं, लोन पेयर जाएगा पाई बनाने, तो पाई जाएगा लोन पेयर बनाने। और अगर लोन पेयर बनाने जाएगा तो समझने के लिए क्या बोल सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आता है तो इसका मतलब इस कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ही आपका एक्स्ट्रा आया है, और कुल मिला के यहाँ पर कुछ इस टाइप का बन गया, जिसको आप -1 से इंडिकेट करेंगे। क्या बोल सकता हूँ, ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा लोन पेयर, उसने बॉन्ड क्रिएट किया होगा और यहाँ का नेगेटिव एज इट इज बैठा हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि क्या ये दोबारा घूम सकता है, तो बोलेंगे कि इसको तो आप लगातार साइक्लिक प्रोसेस में कितनी भी बार घुमाते रहिएगा। अगर लॉजिकली पूछा जाए कि ये कंपाउंड क्या बना हुआ है, तब मैं बोलता हूँ नेगेटिव का मतलब होता है लोन पेयर। बताए कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। और जैसे ही आपने कहा 6 इलेक्ट्रॉन, तो बोला जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। का मतलब कंपाउंड क्या बन गया, एरोमेटिक। चेक कीजिएगा 4n+2 पाई में अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मैं अगला क्वेश्चन करने लगता हूं, जिसको हम काफी स्पीड से करने की ट्राई करेंगे, जो कि नोट में दिया हुआ है, क्या बोल सकता हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल में अगर आप इसकी बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल 2। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। एग्जाम्पल नंबर 5 का अगर लास्ट देखते हैं, पूछा जाए कि ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, सोच के बताइएगा। क्या मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना हुआ है, इसमें एक कार्बन ऐसा है जहां पर 2 हाइड्रोजन बैठे होंगे, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, बोलेंगे sp3। और जैसे ही कंपाउंड पर आपको sp3 दिख गया, तब ये कंपाउंड माना जाएगा नॉन एरोमेटिक। बाद में जब हम हाइड्रो स्टडीज करेंगे तब पता चलेगा ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन थी कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। इससे पहले अगर क्वेश्चन की बात करने लगे, तो बताएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या आंसर आएगा, तो बोलेंगे 1 2 3 और 4, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है, सोचिएगा। ये जाएगा पाई बनाने, तो ये जाएगा लोन पेयर बनाने। और इस टाइप से अगर मैं रफ कॉपी पे बार बार इसको यूज करूंगा, तो मुझे रेजोनेंस की भी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पाई बना सकते हैं, तो बोलूंगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कंपाउंड क्या माना जाएगा, बोलेंगे कंपाउंड तो आपका ऑर्गेनिक ही माना जाएगा, सॉरी एरोमेटिक ही माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करने लगे नंबर 1 एग्जाम्पल की 5 में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या ये रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल पॉजिटिव वाला पाई बॉन्ड को खींचेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड मूव कर सकते हैं। तो इस साइक्लिक कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो मूव कर सकते हैं, तो बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका नाम आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। आप लोगों का काफी फेवरेट है, ऑर्गेनिक का भी काफी फेवरेट है, और टॉपिक का नाम है पॉइंट नंबर 6, जिसको हम बोलते थे बेंजीन। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो घूम सकते हैं, बोलेंगे बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6। और 6
5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप चलते हैं तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि कंपाउंड, अगर आप सी की बात करते हैं, कंपाउंड नंबर सी। तो कंपाउंड नंबर सी को ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या आंसर आना चाहिए। कंपाउंड सी में हम लोग बोलेंगे कि मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि यहाँ पर देखो, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएंगे, और दो हाइड्रोजन आने का मतलब है कि इस कार्बन पर कंपाउंड पर हाइड्रेशन कितना हो गया, बोलेंगे sp3। और sp3 का मतलब कंपाउंड क्या बन जाएगा, बोलेंगे नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं रहेगा। और जब प्लेनर ही नहीं है तो कंपाउंड को बोला जाएगा नॉन एरोमेटिक। यहां तक क्लियर हुई। अगर मैं पॉइंट नंबर 7 के बाद, सी के बाद मैं चलता हूं और क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, तो बताएगा नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बोलेंगे नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने किसी दूसरे एटम से कैप्चर किया होगा। टोटल रिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल कैलकुलेट करते हैं, तब आपका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कंपाउंड फॉलो करेगा 4n पाई को, वेयर n इक्वल टू 2 माना जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें पॉजिटिव, तो क्या ये डबल बॉन्ड को खींचना स्टार्ट कर देगा, और अगर डबल बॉन्ड को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में लगातार मूव करता रहेगा। और अगर मूव करता रहेगा तो ये साइक्लिक भी है और रेजोनेंस भी कर रहा है। रेजोनेंस करने में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो आंसर आएगा, अगर मैं डॉट लगाता हूं सभी पर, तो आंसर आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये फॉलो करेगा 4n+2, वेयर n इक्वल टू 1। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये बेसिक एग्जाम्पल थे जो कि IIT जेई और नीट में हर साल आते हैं। और आज की हम लगभग 3 आवर की क्लास में लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो लगातार आपके हर साल हर पेपर में आते हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के फेवरेट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। तो बोलेंगे अरे हमें तो अब पूरी केमिस्ट्री आ गई है, हम तो आंसर देंगे 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। और 8 का मतलब हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इक्वल टू 2। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। जैसे ही हम लोगों ने इसका आंसर दिया, एनसीईआरटी ने बोला कि एक एबनॉर्मल है, आपको अलग से याद करना है, बिल्कुल इसी टाइप से जैसे आपने रेडॉक्स चैप्टर पे याद किया होगा कभी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, या सल्फर फैमिली में याद किया होगा कैरो एसिड और मार्शल एसिड। इसी टाइप से इस चैप्टर में याद करना है कि एनोलिन 8 या 8 मेंबर रिंग प्लेनर नहीं होती, नॉन प्लेनर होती है, जिसको एनसीईआरटी ने भी आपको डायग्राम बनाया गया है अपनी बुक में, और ये स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करने लगे, जिसका दूसरा नाम है 1357 साइक्लो ऑक्टेट, इसको आप ये बोल सकते हैं, जब कंपाउंड ही प्लेनर नहीं रहा तो ना तो आंसर एरोमेटिक आएगा, ना आंसर एंटी एरोमेटिक आएगा, आंसर क्या जाएगा, नॉन एरोमेटिक। रीजन सिंपल है कि कंपाउंड प्लेनर नहीं है। अलग से हम लोगों को याद करना है, और 11th के स्कूल में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं लेवल नंबर 2 की। हल्का सा हम डिफिकल्ट जोन में जा रहे हैं, और डिफिकल्ट जोन में जाने का मतलब है कि सभी क्वेश्चन देखिएगा आते तो हैं, आपको स्टेप वाइज इसलिए बताया जाता है कि टेंशन आप जल्दी से ना ले लें। ये कंपाउंड दिया गया, कंपाउंड में पूछा गया कि बताएगा ये कंपाउंड क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जोन का बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए थे, अगर मैं इसकी कई बार स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूं तो आप अपना माइंड ओपन कीजिएगा इस क्वेश्चन करने में। टारगेट ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, टारगेट ये है कि फंडामेंटल लॉजिक हमें तैयार होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने कवर किया था कि अगर आप इस ऑक्सीजन से पूछते हैं तो इस पर सिग्मा बॉन्ड आपके 2 होंगे, लोन पेयर आपके 2 होंगे, तो हाइब्रिडेशन होना चाहिए था 4। अगर ऑक्यूपेंसी है तो हाइब्रिडेशन होना चाहिए था sp3, और एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री और 28 मिनट। क्या ये एंगल 109 है? बहुत से लोग बोल सकते हैं कि एंगल हमें निकालना पड़ेगा, वो कितना आता है, वो 111 आएगा या 120 आएगा, वो कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंपाउंड कुछ इस टाइप का बना हुआ है कि हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इस कंपाउंड को बोला जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो सही बात है।
नॉन एरोमेटिक से बढ़िया कंपाउंड कौन माना जाता है? एरोमेटिक। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पर्टिकुलर लोन पेयर बने हुए हैं रेड कलर से, ये इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने चले जाए। अगर ये इसके साथ रेजोनेंस करने चले जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आएगा, रेजोनेंस कैसे करेंगे? तो क्या बोलो, लोन पेयर बनाएगा आपका पाई बॉन्ड और पाई बनाएगा आपका लोन पेयर। पॉसिबिलिटी है, थोड़ी देर में हम इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। और अगर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने जा सकता है तो क्या बोल सकता हूँ, रेड कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बनाएंगे एक क्लाउड, एक साइक्लिक रिंग। और इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? तो बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। का मतलब हो जाएगा एरोमेटिक। अगर ब्लैक वाला जो लोन पेयर बना हुआ है, अगर ये हाइब्रिड में पार्टिसिपेट करता है, तब मैं क्या बोलता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन से पूछा जाएगा तो बोलेगा 6 सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके 2 आए हैं, और लोन पेयर जो इसी के पास है वो 1 आया है, इसका मतलब 3। तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? बोलेंगे sp2। जो पर्टिकुलर ब्लैक कलर से बनाया गया है, ना तो किसी सिग्मा बॉन्ड को दिक्कत होगी जिसे आप एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, और ना ही किसी लोन पेयर को दिक्कत होगी। और तीनों के बीच का जो एंगल आएगा वो रफली 120 आएगा। और हाइब्रिडेशन में यही कहा है कि जब मैं sp2 बोल रहा हूं और एंगल 120 होना चाहिए, और आपने 120 ही बनाया है, तो कोई एंगल स्ट्रेन नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फिंगर को आप लेके उल्टा मोड़ दे और बोले जी एंगल 120 होना चाहिए कि, लेकिन आंसर 145। तो बोलेंगे अरे वो जो डिफरेंस आया उसे एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, आपने जबरदस्ती मोड़ रखा है उसे, जबकि वो खुद नहीं चाहता। अगर ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन घूमने चले जाते हैं, जिसको आपने रेजोनेंस बोला है, तो दोनों का बेनिफिट है। और नेचर ने हमें कहा है कि नेचर हमेशा स्टेबल कंपाउंड को बनाना प्रेफर करती है, जिसका नाम होता है एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर मूवमेंट करेगा और दूसरा वहीं पर फिक्स बैठा रहेगा। बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूमने चले जाते? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन घूमने चले गए तो क्या कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। वो तो और ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। रीजन, एंटी एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे बढ़िया स्टेबल माना जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। कोई अगर बच्चे कहने लगे कि इसका 3 डायमेंशनल इमेज कैसा रहेगा, क्योंकि हमें तो 3D भी देखना है और इसी डायग्राम में देखना है, अलग अलग से अगर ना बनाया जाए, तो इस डायग्राम को ध्यान से अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिएगा। क्या ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के पास ये जो पर्टिकुलर बना हुआ है लोन पेयर, वो इस ब्लैक कलर के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के साथ 120 का के आसपास का एंगल बना रहा है? क्या वो रेड वाले डंबल के प्लेन में या प्लेन में नहीं है? बोलेंगे वो तो बिल्कुल प्लेन से अलग बैठा हुआ है। और रेजोनेंस की कंडीशन ये थी कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन तभी इन्वॉल्व हो सकते जब वो सेम प्लेन में रहे। अगर आप इस पर्टिकुलर रेड कलर को देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर रिंग बना हुआ है, ये पूरा एक सिंगल प्लेन में बैठा बैठा हुआ है, और ये आपस में लगातार मूव कर सकते हैं। रेजोनेंस की मैंडेट की कंडीशन जो है उसको वो फुलफिल करेंगे। इसलिए ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। केवल वही करेगा जो रेड कलर या नीचे वाले जो ब्लू कलर है उनके डंबल के पैरेलल में आएंगे। रेजोनेंस तो पैरेलल इलेक्ट्रॉन के साथ में ही होता है। तो ये आपका बना हुआ है 3D डायग्राम, जिसको आपको अलग से स्टडी करना है। ध्यान रखना है कि भाई नेचर ने किसे बनाने के लिए बोला है। बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को, जाहिर सी बात है आप एंटी एरोमेटिक तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहेंगे ना। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब आपने कहा कि ये कंपाउंड भी बताइएगा, क्या बोल सकते, जैसे आपने ऑक्सीजन में सोचा इसी टाइप से आप सल्फर में भी सोच सकते हैं। चलिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको कई बार पायरोल बोला जाता है। अब अगर पायरोल की बात करने लगे तो 2 केसेस है हमारे पास। नाइट्रोजन के लोन पेयर एग्जामिनर नहीं देगा, ध्यान रखना। एग्जामिनर केवल नाइट्रोजन बनाएगा। ये आपकी ड्यूटी है कि नाइट्रोजन के आउटर में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 से बॉन्डिंग बना हुआ है तो एक लोन पेयर बचेगा। अब अगर केवल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी जाए तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 1। और ऑक्यूपेंसी अगर 4 आ जाती तो हाइब्रिडेशन होना चाहिए था sp3। sp3 होते ही कंपाउंड क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि नॉन एरोमेटिक से बढ़िया कौन सा कंपाउंड होता है? बोलेंगे एरोमेटिक।
ये भी तो पॉसिबिलिटी कि जो लोन पेयर बना हुआ वो इसके पास नहीं हो। हमने कहा नहीं, क्यों नहीं होगा? बोलेंगे ये लोन पेयर हो सकता है घूमने जाए, मैं बनाऊंगा पाई और पाई जी आप टूट के ऊपर चले जाना कभी कभी, जिसको हम रेजोनेंस बोल देंगे। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो साइक्लिक मूव कर सकते हैं? बोलेंगे येलो कलर से अगर हाईलाइट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाई में है, 2 इलेक्ट्रॉन पाई में और एक ये पाई में है, तो आपके टोटल जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। जब हमने हाइब्रिडेशन की बात करी तो उन्होंने कहा लोन पेयर वही काउंट करते हैं जो उस पर्टिकुलर एटम पर ऑल टाइम रहता है। अगर कोई घूमने चला गया, अगर कोई रेजोनेंस करने चला गया, तब आप लोन पेयर नहीं काउंट करते, और लोन पेयर काउंट नहीं करते तब आप बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड होंगे 3, लोन पेयर होंगे 0, टोटल ऑक्यूपेंसी 3। तो आंसर आएगा हाइब्रिडेशन का sp2, जिसका एंगल रहेगा 120। अगर आप ध्यान से ग्रीन पेन को ध्यान रखें तो आप इन तीनों के बीच में एंगल रफली 120 देखें, रफली 120। कभी आप यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स लगा लेने का अदर इफेक्ट भी लेके आ जाए। क्या ये क्लियर है डायग्राम से कि जो पर्टिकुलर रेड एरिया में बने हुए हैं ये आपस में घूमते रहेंगे? अरे रेजोनेंस में तो बोला ही गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक सिंगल प्लेन में घूम सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, रेजोनेंस आपको डायग्राम बना हुआ है, आराम से मजे लेते रहिएगा और सीखते रहिएगा। अब अगर आपसे बोला जाए इस डायग्राम की भी बात किया जाए तो मेरे पास दो केसेस हैं। पहला, लोन पेयर घूमने जाए, लोन पेयर नहीं घूमने जाए। अगर कुछ करा के आप उल्टी सीधी डायग्राम बना के भी इसको घुमा लेते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद कंपाउंड क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बोलेंगे ऑब्जेक्शन नंबर 1 कि आपने तो एंटी एरोमेटिक बना दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन रहेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमने चला गया तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितने बचे हैं? बोलेंगे 0। कितने सिग्मा बॉन्ड? बोलेंगे 2। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 होंगे तो एंगल होगा sp और होना चाहिए था 180। आपने ऐसे नहीं किया कि इनके बीच में एंगल आपको जबरदस्ती 120 दिखाई दे रहा है। 120 एंगल आपने बनाया है जो कि बाय डिफॉल्ट 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये एंगल हाईली अनस्टेबल होगा। अगर दो और चीजें ऑब्जेक्शन कर रही है तो नेचर कहेगा भाई दो दो लोग मना कर रहे हो तो बना ही क्यों रहे हो, उसको क्यों घुमा रहे हो? आपने पूरा चैप्टर बेकार कर दिया जबरदस्ती करते हुए। आपने एंटी एरोमेटिक बना दिया, आपने एंगल का कोई ध्यान नहीं रखा। हमने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन मान लीजिएगा ये घूमने नहीं जा रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमने ना जाए तो अगली पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन ये इसी के पास रहे, और अगर इसी के पास रहेगा तो लोन पेयर क्या करेगा? बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा हाइब्रिडेशन का मतलब, बोलेंगे देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक इधर लोन पेयर बैठा हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से पूछा तो सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 1, टोटल ऑक्यूपेंसी 3, इसका मतलब हाइब्रेशन हुआ sp2, एंगल हुआ 120। और मुझे बहुत अच्छे से स्माइल आ गई कि भाई मैं तो स्टेबल बन गया हूं स्ट्रक्चर वाइज। चेक करो। अगर मैं बात करता हूं घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से जिसको आपने बोला था एरोमेटिक या रेजोनेंस, क्या अगर ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? और 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमने के बाद ये भी बोलेगा एरोमेटिक। जब दो दो लोग आपस में स्माइल कर रहे हैं तो क्यों किसी को टेंशन ली जाए, और फुल एंड फाइनली बोलेंगे कि ये कंपाउंड भी क्या माना जाएगा? एरोमेटिक। कुछ लोग कहने लगते हैं कि हमें तो फिर भी बताइएगा। क्या बोलते हैं ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन आपस में घूमेंगे चूंकि वो प्लेनर में है, और जो ब्लू वाला आपका डायग्राम बना हुआ है ये पर्टिकुलर लोन पेयर ये प्लेन में नहीं है, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं करेगा। लेवल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। लेवल नंबर 3 पर आते हैं। और लेवल नंबर 3 पर जिस कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके फैकल्टी ने कवर किया होगा, आप केवल उन्हीं की ही बात मानेंगे। कभी भी अपने फैकल्टी से डिबेट ना किया करें, क्योंकि जो भी आपको फैकल्टी पढ़ाते हैं वो बहुत हार्डवर्क करके कई बार कवर करते हैं, इसका आंसर कई बार अलग अलग आ जाता है। तो मेरी बात ना माने, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप बात मानेंगे। अगर बहुत सारे रिंग्स बनी हुई तो कई साल पहले ही बोला जाता था कि आप पेरीफेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, अगर वो एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। हमने कहा ठीक है हम पेरीफेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं।
तो हमने डायग्राम बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये कंपाउंड बोल सकता हूँ एरोमेटिक होगा? चेक करो, 4n+2 में ये पर्टिकुलर बन जाएगा जहां पर n की वैल्यू आपकी 2 आई। अगर मैं और आगे चलने लगता हूं तो क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन भी पेरिफेरल में काउंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो कार्बन का ही। कभी आप राउंड तो इसको काउंट करते हुए छोड़ दें, तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की बात करने लगे तो ये कंपाउंड भी कैसा रहेगा? एरोमेटिक। तो ध्यान देने वाली बात है, कई बार लोग बोलते हैं पेरिफेरल काउंट कर लीजिएगा, और कई बार लोग बोलते हैं कि कहीं पर भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो भी आप उसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। बोलेंगे ये आईआईटी जेईई ऐसा क्यों पूछ रहा है कि आप खुद कह रहे हैं कि फैकल्टी पे भरोसा कीजिएगा, वो भी अपनी कोचिंग पर। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जिसमें अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर लिए गए हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि ये कंपाउंड बना हुआ है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर की येलो रिंग को देखते हैं तो बोलेंगे कंपाउंड तो देखो इतना पार्ट एरोमेटिक है। लेकिन अगर आप पेरिफेरल को लॉजिक लेते हैं तो यहां पर आप बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो रिंग है उसमें sp3 आ चुका है, चेक करो। तो ये कंप्लीट कंपाउंड तो आपका एरोमेटिक नहीं बोला जाएगा, बट एक कहीं पर भी अगर एरोमेटिक आ गया तो खुशबू तो वो आपको देगा ही ना एरोमा की। तो लॉजिकली इसको भी एरोमेटिक बोलना चाहिए। बस जो भी आपको पढ़ाया जाए आप उसी को मान के चलेगा, पेरिफेरल लॉजिक या कहीं पर भी अगर एरोमेटिक रिंग मिलती है तो भी कंपाउंड को एरोमेटिक मान लीजिएगा। बट कंटेंट को स्किप नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ एसिड क्या होते हैं। हमने तो आज तक ये सुना था कि जो एसिड्स होते हैं, अब हम इसका एप्लीकेशन कवर करेंगे। एसिड्स क्या होते थे? बोलेंगे जो H पॉजिटिव देता था। और नॉर्मली हम लोग क्लास 11 के स्टार्टिंग बोलते हैं कि एसिड वही होता है जिसमें H O से अटैच होता है, जबकि ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं। आपको चैप्टर इजी करने के लिए ये सब चीजें बता दी जाती हैं। अब अगर इन दोनों कंपाउंड में से H निकाला जाए तो बाद में हम इसी को एसिडिक H बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दो H एज्यूम कर लीजिएगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब दो केसेस हैं। पहला केस है कि वो यहां से H निकाल दे और ये यहां से H निकाल दे। क्या स्टार्टिंग में बोल सकते हैं ये कंपाउंड दोनों के दोनों ही नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको sp3 दिख चुका है तो sp3 का तो मतलब ये माना जाएगा कि कंपाउंड प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है का मतलब क्या हो गया? बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। हमने कहा ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर यहां से H निकाल दिया जाए तो क्या बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आते ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या माना जाएगा? बोलेंगे कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। आप खुद सोचिएगा, जो कंपाउंड पहले नॉन एरोमेटिक था अगर वो एरोमेटिक बन रहा है तब बोलेगा बहुत अच्छी बात है, इसका ये कंपाउंड बहुत इजीली H पॉजिटिव निकाल देगा। H पॉजिटिव निकालेगा इसका मतलब आप इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? बोलेंगे इस कंपाउंड को बोलेंगे एसिडिक। इसके दूसरे लॉजिक पर देखिएगा, ये कंपाउंड था आपका नॉन एरोमेटिक। अगर ये अपना H निकाल देता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एंटी एरोमेटिक। आप कुछ सोचेगा, कोई कंपाउंड के नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक आना चाहेगा? बोलेंगे बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो कौन सा रिएक्शन ऐसा जो इजीली होगा? बोलेंगे फर्स्ट। अगर फर्स्ट रिएक्शन इजीली होगी तो इजीली H पॉजिटिव आएंगे, इसीलिए ये कंपाउंड क्या माना जाएगा? ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। बोलेंगे ये तो एप्लीकेशन आपका हो गया। अब वो क्वेश्चन करते हैं जो 20 के बाद लगभग आपका 5 या 6 टाइम्स आ चुका है। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आपका आईआईटी जेईई मेन ने पूछा कि इसका डायपोल क्या होगा। हमने कहा अगर आप इस कंपाउंड का डायपोल देखते हैं तो दो पॉसिबिलिटी, हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। अगर ये पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बीच वाला, तो पहली पॉसिबिलिटी हो कि इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा। अगर इधर नेगेटिव आया तो ये पर्टिकुलर ब्रांच या जो पर्टिकुलर रिंग है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? बोलेंगे नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई का मतलब हो गया कौन सा? बोलेंगे एंटी एरोमेटिक।
और अगर आप इसकी बात करने लगे, येलो के बाद ग्रीन की, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या आएगा, बोलेंगे अगर आप इसकी बात करने लगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, बोलेंगे 1 2 3 और 4। और 4 का मतलब ये भी क्या हो गया, बोलेंगे ये भी हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। तैयार। दोनों अगर आपके एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं तो भाई कंपाउंड क्यों बनेगा। अगर मैं इसका उल्टा ब्रेक कर देता हूं पाई बॉन्ड, तो ध्यान दीजिएगा इस केस में ग्रीन वाला जो हाईलाइटेड है फर्स्ट कंपाउंड में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन तो पाई में है और एक लोन पेयर होगा नेगेटिव में। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एरोमेटिक। तैयार। सिमिलरली अगर आप येलो रिंग की बात करने लगे तो इसमें भी कितने होंगे, बोलेंगे इसमें होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये भी हो गया एरोमेटिक। अरे भाई फर्स्ट कंपाउंड में दोनों रिंग अगर एरोमेटिक हो रही है तो फर्स्ट को ही तो लिया जाएगा, हम क्यों सेकंड को लेने लगे। और सेकंड को हमने कहा डिलीट, और डिलीट करते ही फुल एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाली रिंग लेगी, और नीचे वाली रिंग लेते ही डायपोल का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपको, और जो क्वेश्चन कई बार आए हैं तो कम से कम उनके हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम में हम अपनी केमिस्ट्री में 15 सेकेंड के अंदर ही अपना आंसर टारगेट करें। आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए कई बार ये सिलेबस में तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन 23 और 24 में क्वेश्चन आ चुके हैं। और जब कोई क्वेश्चन आया है तो हम ज्यादा उनसे फाइट नहीं कर सकते कि जी आपने सिलेबस में लिखा नहीं है और आप क्वेश्चन बार बार दे रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका एनोलीन का, और एनोलीन का मतलब नॉर्मली हम फॉर्मूला बनते हैं CnHn। ध्यान दीजिएगा आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन होता है उसका फॉर्मूला भी होता है C6H6, इसका मतलब वो भी एक टाइप की एनोलीन है। यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो लिखते हैं एन एनोलीन, और जहां पर एन क्या होता है, बोले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, चेक करो सबसे पहले। अगर आप बात करते हैं 4 एनोलीन, तो फॉर्मूला बनेगा C4H4। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो पाई में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोलेंगे 4। तो आपका 4 एनोलीन। क्या बोल सकते हो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, बोलेंगे बहुत इजी है। क्या पॉइंट नंबर जो 2 है, जिसको आपने 6 एनोलीन बोला है, ये भी आप जानते हैं। एनसीईआरटी का फेवरेट है 8 एनोलीन, और 8 एनोलीन को बोलेंगे C8H8, एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। देखने से लगता है एंटी एरोमेटिक, लेकिन टब टाइप का होने की वजह से क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। अरे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो केवल और केवल किसके लिए एक्सेप्टेबल है, बोलेंगे प्लेनर के लिए। और जो कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है उसके लिए आप ये कोई बात नहीं कर सकते कि वो एंटी होगा या एरोमेटिक होगा, वो तो 100% क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। आईआईटी यही नहीं रुका मेन, वो इसके आगे निकल गया एनसीईआरटी के आगे, और उनका जी 10 एनोलीन बताइएगा। अगर आप 10 एनोलीन बताने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कभी आप बीच में बॉन्ड बना दें तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जैसे ही आपने कहा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन से मुझे ऐसा लगता है कि एरोमेटिक होना चाहिए था। चेक करो 4n+2 पाई रूल। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो वो सेटिस्फाई कर लेगा। लेकिन जब आपने इसे प्रैक्टिकल किया तो यहां पर एक हाइड्रोजन आना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन ऊपर नहीं आएगा, हाइड्रोजन इस साइड आएगा। रीजन, क्योंकि जब आप इस पे sp2 बोलेंगे तो एंगल तो 120 आएगा। दूसरा हाइड्रोजन इस पर भी आएगा। क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो आपने बनाए हैं, क्या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, और भीड़ भाड़ होने की वजह से ये प्लेनर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप इन हाइड्रोजन की बात करने लगे तो ये हाइड्रोजन एक रहेगा ऊपर और एक रहेगा नीचे। उन्होंने प्लेनर ही चेंज कर दिया, उन्हें कहा हम पूरी नहीं बनेंगे, हम तो थ्री डायमेंशन बनेंगे। मुझे लगता है कि आपको डायग्राम क्लियरली विजिबल होगा। एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, और इनकी वजह से अगर कंपाउंड प्लेनर ही नहीं बना बचा तो कंपाउंड क्या हो गया, बोले कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इसीलिए हमने ये सब लॉजिक हटा दिया। 4n पाई, 4n+2 पाई तो लॉजिक लगना ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 8 एनोलीन हो या 10 एनोलीन हो, एक्सपेरिमेंटली ये दोनों कंपाउंड नॉन प्लेनर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी रिंग बड़ी होती है, आप कार्बन 10 के आगे कार्बन 12 पहुंचते हैं, तो उनमें हल्की सी प्लेनरिटी आने लगती है। और जब चीजें प्लेनर हो जाएंगी
तो ये ध्यान दीजिएगा, जो थ्री डायमेंशनल डायग्राम दिया गया है ये एक्चुअली में एग्जैक्टली प्लेनर तो नहीं है, लेकिन इसे नियरली प्लेनर बोला जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इस पर्टिकुलर में, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने स्टार्ट कीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने C12 बोला है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, बोलेंगे 4n+2 पाई, और या 4n पाई बोलेंगे, आंसर आएगा 4n पाई, वेयर n इक्वल हो जाएगा 3, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड क्या हो जाएगा, बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों बोला, बोलेंगे भाई प्रैक्टिकली आप ही ने बताया कंपाउंड में अगर कार्बन बढ़ जाते हैं तो वो हल्का सा प्लेनर होना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी मैंने एक या दो लोगों को सुना है कि इसको सूडो एरोमेटिक बोल रहे हैं, कि प्लेनर नहीं है लेकिन हल्का सा प्लेनर है, बहुत अच्छी बात है। जैसे अर्थ भी प्लेनर नहीं होती, लेकिन छोटे स्केल में देखा जाए तो वो प्लेनर बोल सकते हैं कि आपका जो फर्श है वो एक हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, नई नई बातें आती हैं, तो क्या आप इसे ही बोल सकते हैं कि ये अगर कार्बन आपके 10 से ज्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलेंगे अरे ये कंपाउंड में नियरली प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे एरोमेटिक। 14 के ऊपर स्टार इसलिए लगाया गया है कि जब आप अपने यहाँ स्टडी करेंगे तो इसका आंसर चेक जरूर कीजिएगा कि आपको इसका आंसर क्या लिखवाया गया है, इसलिए आपको वहां पर स्टार लगाया गया। इसके आगे अगर बहुत सारे एनोलिन की बात करने लगे तो चेक कीजिएगा, क्या हमें ये दो एबनॉर्मल केस याद हो गए। 8 और 10 क्या होते हैं, बोलेंगे नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर की वजह से इनको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। बाकी जो है उनको हम प्लेनर या नियरली प्लेनर मान सकते हैं, और कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक। वो डिपेंड करता है कि आपने पर्टिकुलर 4n को फॉलो किया है या 4n+2 को फॉलो किया है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका एनुलिन है, इसे आप जरूर एक बार देखें। कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि इसको छोड़ दें, और ये क्वेश्चन कम से कम एक जरूर आ जाए। अगर आप 3 आवर में 3 क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं तो आपको एक तो एरोमेटिक कवर करना चाहिए, दूसरा होता है आपका के जेल्डाल, जिसको हम प्यार से जेल्डाल बोलते हैं, जिसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ये अगर आपने कवर कर लिए तो आपके 25 जो इस साल आ रहे हैं उसमें 3 क्वेश्चन तैयार रहे हैं, मोर देन 10%। बहुत बड़ा है। कौन कौन से टॉपिक, एरोमेटिक नेचर, जेल्डाल एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इन्हें जरूर याद कीजिएगा और सिलेक्शन की तरफ मूव कीजिए।